जब इतनी अच्छी आपने पोस्ट बना चुके हो, जब इतना अच्छा क्लियर विजन है आपका कि भारत को करप्ट फ्री बनाना है, तो इसको पावर्स क्यों नहीं दी गई? मेरी आदत क्या है, देखो मैं हमेशा से बड़ी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन किया हूं, तो मेरी आदत हमेशा से रही है आसपास जितनी भी चीजें रहती है मैं निकाल के ला लेता हूं। देखो हर जगह ना सिर्फ सुनीता विलियम की बात की गई, ये भाई साहब की किसी ने बात ही नहीं किया। मैं बता रहा हूं ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन हो सकता है। इतना ज्यादा इनको प्रताड़ित किया गया कि ये लोग भाग कर बांग्लादेश में आ गए, बिना कोई लॉस पूरे तोड़ दिए, लीगली नहीं इलीगली ये भाग के, उनको समझ में नहीं आ रहा था करना क्या, क्योंकि वहां की आर्मी इनको देखते ही शूट कर देती, पेपर पास हो जाएगा। और इतना जब हम डिटेल में पढ़ ही रहे हैं, इतना डिटेल में मैं अगर आपको करंट अफेयर पढ़ा ही रहा हूं, आदत होती जा रही है, चीजें समझती जा रही है, आपको सिर्फ जज जाना है और दे के आना है। आज का फर्स्ट न्यूज देख लेते हैं। 25th एडिशन ऑफ आईफा अवार्ड्स होस्टेड इन जयपुर। ठीक है, अगर पूछेगा आईफा, अच्छा आईफा का फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा। आईफा का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी, फिल्म अकेडमी अवार्ड्स। ठीक है, ये फुल फॉर्म हो जाएगा। कौन सा एडिशन था इस साल का? 25th एडिशन था। चलिए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को मिला। कौन सी मूवी के लिए? भूल भुलैया 3। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नितांशी गोयल को। किसके कौन सी मूवी के लिए? लापता लेडीज के लिए बेस्ट मूवी लापता लेडीज। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव, जो कि लापता लेडीज की ही डायरेक्टर है। बेस्ट विलन का इस साल का अवार्ड मिला था राघव जुयाल, जो कि किल मूवी आपने देखा होगा। अच्छा, इस बार का मैं पेपर जस्ट थोड़े बहुत एक स्टूडेंट ने बुक लिया था, मैं पेपर्स सीजीएल के इस साल के फिलहाल तो, सीजीएल यहां पर आप मेनली कर रहे हैं ना। मैंने करंट अफेयर इस बार देखे थे, तो वो 6 महीने के, मतलब जनरली बहुत सारी एग्जाम्स में होता है लास्ट 6 मंथ्स के क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं। इस बार सीजीएल जो कंडक्ट हुआ था उसमें मुझे 6 महीने से एक भी क्वेश्चन नहीं दिखे, यानी उसने मेनली पूरे के पूरे क्वेश्चंस 2024 के पूछ के रखा था। तो आपको कभी भी, जो लोग एसएससी सीजीएल या सीपीओ के लिए प्रिपरेशन आगे करेंगे, तो 1 से 1.5 साल तक के आपको वहां पर मिनिमम पीछे जाना है। तो वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूं लास्ट 1 ईयर का आपको करंट अफेयर करना ही चाहिए, और उसने तो 1.5 साल पहले भी क्वेश्चंस पूछ के रखे थे। चलिए ठीक है, फिलहाल ये हो गया। अच्छा, सबका कैसा चल रहा है वैसे प्रिपरेशन? बढ़िया चल रहा है। आज कौन नहीं आया यहां से? बहुत सारे लोग नहीं है ना, कि पूरी स्ट्रेंथ है? एक बॉयज में तो अभिषेक नहीं आए, अभिषेक और, अच्छा प्रिंस नहीं आ रहे, कहाँ गए? चलो ठीक है, हो गया। अगला देख लेते हैं, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। वैसे तो सपोर्टिंग एक्टर पे आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला, फिर भी यहां पर लापता लेडीज के ही थे, इसलिए मैंने लिख दिया है रवि किशन। बेस्ट डेब्यू अगर पूछा जाए एक्टर के लिए, किसको दिया गया है? लक्ष्य सेन, किल मूवी का एक्टर है ये। ओके, किल मूवी के लिए 2 लोगों को अवार्ड्स मिला था, एक तो हो गया बेस्ट डेब्यू एक्टर, और बेस्ट विलन का भी राघव को दिया गया था। ओके, बेस्ट सिंगर फीमेल्स में पूछा जाए तो श्रेया घोषाल, और मेल्स में पूछा जाए तो जुबिन नौटियाल। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरी स्लाइड में है वो ये एक, अगर पूछेगा आईफा अवार्ड में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए इस साल का अवार्ड किसको मिला? राकेश रोशन। तो हमने आईफा पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अच्छा, आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम रहेंगे। मैंने अपनी नोटबुक नीचे रख दी थी, तो खाना बनाने वाले उसने कुक को लगा मेरी बुक ऐसी पड़ी है, उसने फाड़ फाड़ के बंटवा दिया
और 3 4 5 न्यूज गायब हो गई। वो मैं पहुंचा, मैं बोला मेरी नोट्स से खा रहे लोग चिवड़ा। फिर बेटा मैं रोका, तब तक वो जा चुका था। ठीक है, 3 2 पेज निकल चुके थे। तो काफी, आज एक दो काफी कम न्यूज रहेगा थोड़ा। चलिए, हाँ ये बॉलीवुड के कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने पहले भी काफी बता रखे हैं। बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी पूछी जाए तो राजा हरिश्चंद्र। बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी पूछी जाए जिसमें साउंड था, आलम आरा। बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी रिलीज हुई थी 1913 में, और 13 को इधर उधर करो, कौन सा नंबर बन जाएगा? 31। तो ये हो जाएगा, दोनों का ईयर्स भी लिख दिया। फर्स्ट मूवी जो राजा हरिश्चंद्र थी, उनके डायरेक्टर थे दादा साहेब फाल्के। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए बॉलीवुड के फर्स्ट डायरेक्टर, आपके सामने आंसर है बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी राजा हरिश्चंद्र। और बॉलीवुड का हाईएस्ट अवार्ड भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड को माना जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और बॉलीवुड की फर्स्ट, या फर्स्ट इंडियन ही पूछा जाए 1969 में, फर्स्ट इंडियन कौन था जिसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा देविका रानी। देविका रानी, ये क्वेश्चन आ चुका है। देविका रानी वाला सब लोग अच्छे से कर लेंगे। और बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी जिसको नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए, ये तो सब जानते होंगे, मदर इंडिया। मदर इंडिया। तो बॉलीवुड का थोड़ा सा हमने आज बैकग्राउंड भी देख लिया। अच्छा मैम, नेशनल पार्क्स आपके ज्योग्राफी वोग्राफी से भी देख रहा था, बैंकिंग में क्वेश्चंस आ रहे हैं। बैंकिंग में आपको पता है, बैंकिंग से यहां से भी क्वेश्चंस दिख रहे थे, तो आपको तो सारा पढ़ना ही है फिर। कल मैं स्टैटिक जीके सॉल्व कर रहा था, तब एयरपोर्ट से क्वेश्चंस दिख गए। रैंडम स्टैटिक जीके उन्होंने एयरपोर्ट्स पे क्वेश्चन डाल के रखे थे एसबीआई की एग्जाम्स में। चलो हो गया ये। और इस बार वैसे भी, हाँ अब कोई भी एग्जाम रहे, एयरपोर्ट्स पे इस बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको पूरे इंडिया में 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। बहुत बार नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे आ जाता है आपकी एग्जाम में, कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बताइए ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहां पर स्थित है? आंसर हो जाएगा नागपुर। तो वहां पर स्टेट दिए जाते हैं, महाराष्ट्र में है, मेघालय में है, या कहाँ है। तो आपको थोड़े बहुत इंटरनेशनल जितने भी एयरपोर्ट्स है 10 12, थोड़ी एक लिस्ट बना के कवर कर लेनी है। चलिए, फर्स्ट न्यूज कवर हो गया है। सेकंड न्यूज देख लेते हैं आज का क्या है। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया बीच गेम्स कहां पर खेला गया? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दमन एंड दीव। कहां पर खेला गया था? दीव में। अगर पूछा जाएगा कि पहला ही बीच गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स जो खेला गया दीव में, उसको इनॉग्रेट किसने किया है? हमारे भारत के अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया। गेम किस बीच पर खेले गए थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, घोगला बीच। 1000 से ज्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। मालखंब, आपको पिछली बार ही बताया था, मालखंब इट इज अ मार्शल आर्ट। कहां का है? कहां का है मालखंब? हाँ, मलेशिया। इट इज एमपी, मेनली एमपी में। इवन एमपी ने तो मालखंब को अपना स्टेट स्पोर्ट्स से डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, 2019 के आसपास का, 20 के आस 21 में भी, जो भी ईयर होगा, सीजीएल ने ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो इस साल खेलो इंडिया बीच गेम्स थे, इसमें टोटल स्पोर्ट्स कितने थे? 6। मल्टी लाइनर के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। ठीक है, तो ये था आपका खेलो इंडिया बीच गेम्स। आपका एक होमवर्क रहेगा, रिसेंट में इंडिया का कौन सा बीच है जिसको पहले ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था, और अभी रिसेंटली उससे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन छीन लिया गया। ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स वाले हमारे टोटल बीच 10 से ज्यादा है। 10+ ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस इंडिया के पास अवेलेबल है। अगर पूछा जाए, अच्छा ब्लू फ्लैग किस बीच को सर्टिफिकेट दिया जाता है? जो सबसे क्लीनेस्ट बीचेस है इंडिया के, उनको कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट।
सैफ का फुल फॉर्म में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। सैफ अंडर 19 फुटबॉल अभी टाइटल इस साल कौन जीत लिया? इंडिया, भूलिएगा नहीं। रनर अप था बांग्लादेश। डन। चलिए, तो हम रोज 5 न्यूज देखते थे, आज 3 ही न्यूज है। 2 फट चुका, और उसके अलावा 6 से 10 भी गायब, आई थिंक 11 गायब है, तो 12 से हमारा रहेगा टोटल 15 बड़ी छोटी न्यूज है और 3 बड़ी न्यूज है, ठीक है। भारत का अब लिख लीजिए, इस बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्टार कर लीजिएगा, ये पूरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की। अब मेरे को याद भी नहीं है फोर्थ और फिफ्थ कौन सी रही होगी, उन्होंने फाड़ के बंटवा दिया। भारत का पहला रिवर डॉल्फिन सेंसस, हाँ रिपोर्ट रिपोर्ट या सेंसस रिलीज हुआ है, ठीक है, सेंसस को अभी रिलीज किया गया है। लिख लीजिएगा, कंट्री का ये पहला रिवर डॉल्फिन सेंसस था। सेंसस कब कंडक्ट करवाया गया था? 2021 से 2023 के बीच में। कितनी रिवर्स में कंडक्ट कराया गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, बियास भी लिख लो। 3 मेजर रिवर्स था जहां पर ये हमने कंडक्ट करवाया है, ठीक है। सर्वे अगर पूछा जाएगा कि किसने कंडक्ट करवाया है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसको मत भूलना। चलो भाई, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड वन सबसे इंपॉर्टेंट है ये, हाँ, WWI, वाइल्ड लाइफ, WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगर पूछा जाए भारत में टोटल गैंगेटिक डॉल्फिन्स कितनी हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 6324। याद रखना बहुत आसान होगा, मैथ्स में आपको पता होगा 324 एग्जैक्ट 18 का स्क्वायर होता है, तो आपको बस 6000 याद रखना है और 18 का स्क्वायर आपके सामने है। तो ये एक्चुअल आंकड़ा याद रखना है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन आएगा, और +3 करना है। अगर ऑप्शन में अगर ऑप्शन में आपके 324 न दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 327। ये +3 अलग से इसलिए लिखाया, ये बेटा गंगा नदी में पाया जाता है, +3 वो आ जाएगा आपका इंडस रिवर पर, ठीक है, लिख लीजिएगा। हाँ बेटा, मैंने वो जो चेंजेस करने बोला है वो चेंजेस करके भेजो। चेंजेस करने के लिए मैंने व्हाट्सएप पे डाला है, वो चेंजेस करके भेजना, है ना। और उसमें कुछ नंबर्स भी है, देख लेना, कुछ नंबर्स, कहीं कहीं नंबर्स लिखा है और कहीं कहीं नॉर्मल चीजें लिखी है, TWO2 लेटर्स में, उसको भी चेंज कर देना नंबर्स में, ठीक है। देख लेना, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हेलो, मैंने व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है, देख लो, ठीक है। डन। अच्छा, और अगर पूछा जाएगा इंडस रिवर डॉल्फिन भारत में कौन से नदी में पाई जाती है? बियास। बियास किसका ट्रिब्यूटरी है? इंडस का। वर्ड ऑफ द डे, अगर किसी को ट्रिब्यूटरी यानी नहीं पता तो, ठीक है, ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है उपनदी, हिंदी में उपनदी। उपनदी का मतलब क्या है? एक मेन नदी होती है, जैसे इंडस बहुत बड़ी रिवर है, और उसको जो छोटी छोटी रिवर्स मिलेगी उसे क्या कहा जाता है? ट्रिब्यूटरी। ये आपके ज्योग्राफी का फेमस क्वेश्चन होता है। तो चलो एक काम करते हैं, 2-3 ट्रिब्यूटरी बता देता हूं इंडस नदी के, इंडस रिवर के 3 ट्रिब्यूटरी बता देता हूं। एक तो बियास हो गया है, चेनाब, झेलम और बियास, 3 ट्रिब्यूटरीज मैंने बता दिया, ठीक है। जैसे गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी सुनी होगी आपने, यमुना, ये गंगा नदी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मतलब वैसे तो 15-20 नदियां होगी जो गंगा से मिलती होगी, उन पूरी 15-20 नदियों में सबसे बड़ी नदी जो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, आंसर क्या हो जाएगा? यमुना। डन। अगर पूछा जाएगा भारत में सबसे ज्यादा डॉल्फिन्स कहां पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, आंसर आपके सामने है 2337, और बिहार में 2220। ये टॉप 2 स्टेट्स है जहां पर डॉल्फिन्स पाई जाती है। मैं बताना चाहूंगा, डॉल्फिन हमारी नेशनल फिश ऑफ इंडिया है, नेशनल फिश ऑफ इंडिया। अगर पूछ लिया जाए कौन सी है, तो डॉल्फिन है। आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो बहुत सिंपल हो जाएगा।
ठीक है, डिक्लेयर कब किया गया था? 2010 में। और डॉल्फिन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन रिलीज कब हुआ था? 2009/10। दो अलग अलग आपके सोर्सेज में अलग अलग आंसर है। अच्छा, टाइगर सेंसस हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी टाइगर सेंसस के बारे में दो ही चीज बता रहा हूं। इंडिया में एट प्रेजेंट टोटल कितने टाइगर्स हैं, ये छोड़ दीजिए, बस इतनी ही चीज याद रखनी है। इंडिया में टोटल टाइगर्स की पॉपुलेशन क्या है? 3682। हाँ, एक और चीज, आईबीसीए का ना फुल फॉर्म लिख लीजिए। मेरी आदत क्या है, देखो मैं हमेशा से बड़ी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन किया हूं, तो मेरी आदत हमेशा से रही है आसपास जितनी भी चीजें रहती है मैं निकाल के ला लेता हूं। ये आईबीसीए बहुत बार होता है, न्यूज में अभी फिलहाल चल नहीं रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसीलिए ला लिया। टाइगर का सेंसस रिलीज हुआ है, डॉल्फिन का सेंसस रिलीज हुआ है। टाइगर्स का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? आईबीसीए से है। बहुत बार आपके एग्जाम में फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पता है इस बार पूछ ले आईबीसीए का फुल फॉर्म बताओ, आपके सामने ही है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मतलब ये एक अलायंस है जिसमें बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं। उनका मोटो क्या है? जो बिग कैट्स है, बिग कैट्स के एग्जांपल मैंने आपको नीचे दिए है, टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, जैगवार, प्यूमा, चीता। ये किसके एग्जांपल है? बिग कैट्स के हैं। तो इसका मोटो क्या है? इनकी पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, लगातार वो विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, भारत में टाइगर्स की संख्या 1973 में लगभग 300-400 बची थी। 300-400 से लेके हम 3500 तक ला दिए। तो ये था टाइगर प्रोजेक्ट। अलग अलग हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? 1973। और ये वही ईयर है जब हमने भारत में हमारा नेशनल एनिमल टाइगर डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी आते हैं तो उसका रीजन होता है कि ये न्यूज चल रही है, इसके बैकग्राउंड में ये पूछ लिए। और अगर आपको पूछा जाएगा आईबीसीए को लॉन्च किसने किया था? इंडिया ने, मतलब भाई इसको स्टार्ट ही इंडिया ने किया। कब किया? 2023 में आईबीसीए की शुरुआत। मोटो क्या है? वर्ल्ड की 7 प्रिंसिपल कैट को कंजर्व करना। 7 प्रिंसिपल कैट मैंने आपको नीचे दे दिए। ये कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं सब। आपने सुना होगा शेर की मौसी बिल्ली होती है, ऐसा बोलते हैं ना बेटा? हाँ, मतलब शेर क्या हुआ? भतीजा। क्या हुआ? मौसी का कौन हुआ फिर वो? मौसी का भतीजा। चलो हो गया। नेवली? कौन बोला ये? अच्छा, नेफ्यू। हाँ हाँ। अच्छा, नेफ्यू, भतीजी को क्या बोलते हैं? हाथ खड़ा करने। हाँ। और आपको बताना है, कजिन्स को हम कजिन्स के अलावा क्या बोल सकते हैं? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स तो सगे भाई बहन हुए ना बेटा। बताइए। अब डिपेंड करता है कौन सा कजिन। अगर चाचा चाची के कजिन्स है तो उन्हें पिबलिंग्स कहा जाता है। पी फॉर पापा। तो पिबलिंग्स कहा जाता है। अगर मम्मा मम्मा मामा के अगर वो बेटे होंगे, मामा के या मम्मा के साइड वाले, तो उनको मिबलिंग्स मिबलिंग्स कहा जाएगा। तो पिबलिंग्स, सिबलिंग्स और मिबलिंग्स। चलो जाने दो फिलहाल, वापस आते हैं बेटा। अब आ गया है आपका सीधा शॉर्टकट। हम पहुंच चुके हैं कहां? अच्छा, ऐसे चेंज होता है क्या? हाँ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, यानी आईबीए का सीईओ किसे बनाया गया? आपका आंसर हो जाएगा अतुल कुमार गोयल। ठीक है, अतुल कुमार गोयल। संजय मल्होत्रा कौन से हो जाएंगे आपके? 26th आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई के 26th गवर्नर है। आपको याद रखना है, अपने आप में बहुत स्पेशल नंबर था 25th। तो 25th आरबीआई के गवर्नर कौन था? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत। वो अब बन चुके हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम। अगर पूछा जाएगा शक्तिकांत दास की अभी पोजीशन क्या है पीएम के, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन चुके हैं। ठीक है। एक संजीव मूर्ति या संजय मूर्ति, हाँ संजय मूर्ति, पता है ना कौन है? संजय मूर्ति कौन है बताइए? इंडिया के कैग है, लिख लीजिएगा। अभी करंट
कैग तो आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। मुझे कोई बताएगा कैग का आर्टिकल क्या है? कैग का आर्टिकल क्या है? इतने दिन से हमने ये तो सब पढ़ चुका है ना। कैग का आर्टिकल क्या है? एक काम करते हैं, आपका पॉलिटी का, अच्छा आपकी तो आज ही, कल तो आपका है। आपका नेक्स्ट सैटरडे को टेस्ट करवा देते हैं। टेस्ट कब होते हैं? सैटरडे को ही होते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे एक पॉलिटी पे पूरी कंप्लीट टेस्ट रखवा देता हूं, जितना पढ़ा के हुआ है। तो आप एक बार रिकॉल करके आएंगे, और आपके मार्क वैसे भी यहीं पर लगाए जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट किए जाते हैं। तो बेटा अच्छे से, बहुत बेइज्जती हो जाएगी यहां पर। मैं एक काम करूंगा, ऑनलाइन सबको डिस्प्ले करवा दूंगा, और आपके पेरेंट्स को मैसेज भेजते हैं कितने मार्क्स मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो भेज दिए जाएंगे इस बार। तो अच्छे से पढ़ के आइएगा, है ना। चलिए लिख लीजिए कैग का आर्टिकल 148, भूलने वाली बात नहीं थी ये। अगला आ जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च बाय द नासा टू ब्रिंग बैक द सुनीता विलियम्स। अच्छा मुझे लगता है यहां पे भी सिर्फ एक ही की मैंने हमेशा देखा, मैंने द हिंदू पढ़ लिया, मैंने इंडियन एक्सप्रेस का वो टाइटल पढ़ा, हर जगह केवल सुनीता विलियम्स की ही बात की गई, कहीं पर भी विल्मोर, बच विल्मोर, ये सुना है किसी ने नाम? कौन है ये? बच विल्मोर का नाम सुना किसी ने? उनके साथ जो क्या, हाँ। देखो हर जगह ना सिर्फ सुनीता विलियम की बात की गई, ये भाई साहब की किसी ने बात ही नहीं किया। मैं बता रहा हूं, ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन हो सकता है कि भाई नासा ने एक मिशन भेजा था सुनीता विलियम्स को भेजने के लिए, उसके साथ एक पुरुष भी तो आया था, उसका नाम हो जाएगा बच विल मोर, और मिशन का नाम था क्रू 10, लिख लीजिएगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सुपर इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई। अब मैं बताता हूं ये करंट अफेयर का हमारा टाइप क्या है, स्पेस एंड टेक। स्पेस एंड टेक से आपको एक आधा न्यूज देखने को मिल ही जाता है एग्जाम में। तो स्पेस से रिलेटेड क्या हमने कोई और न्यूज देखी है? बिल्कुल देखी है। एनवीएस नेविगेशन सैटेलाइट, याद आ रहा है? NVS 0 क्या? अभी हमने इसरो ने सुपर इंपॉर्टेंट न्यूज थी इस साल की, मुझे अगर पूछा जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट इस साल की इसरो की न्यूज बताओ, तो वो ये था। एनवीएस, बताइए कौन सा सैटेलाइट था? इसरो का 100वां मिशन था वो। किसी को भी याद नहीं आ रहा कि इसरो का 100th मिशन का नाम क्या है? बेटा आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, रिवीजन करने के लिए पूरा हफ्ता होता है, 6 दिन में, यानी मेरी एक क्लास 7 दिन में होती है। इसका मतलब है अगर आप एक दिन में 4 न्यूज भी रीड करोगे, सिंगल लाइनर 4 न्यूज, तो भी आपको रट्टा याद हो जाएगा। आप वो 4 न्यूज भी नहीं कर रहे हो। इसीलिए पता है क्या होता है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, इसमें लाखों लोग एग्जाम देते हैं, पास केवल 3-4 हजार होते हैं। इसका रीजन क्या है? लैक ऑफ रिवीजन। यहां पढ़ा के एक टीचर क्या कर सकता है, आपको एक ऑथेंटिक, एक अच्छा सा डेटा देगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। चाइना में एक कहावत है, मैं हमेशा बिलीव करता हूं, और वो वैसे ही लाइफ में भी चीजें होती है। गुरु का काम होता है, मालिक का काम होता है घोड़े को तबेले तक लेके जाना, पानी वो खुद पीता है। तो टीचर का काम होता है आपको डेटास देना, आपको डायरेक्शन दिखाना। बेटा पास करने आप वाले हो, एग्जाम देने आप वाले हो, रिवीजन आप करोगे, रिवीजन मैं नहीं करा सकता। तो रिवीजन अगर आप करेंगे नहीं, इतना कम कम देने पे बार बार, जबकि मैं रिकॉल करवाता हूँ हमेशा, वो सारी चीजें रिपीट मरवाता हूँ, यहाँ चेंग 3 लाया, लूना 9 लाया, क्रीफ 5 लाया, सारे ऑप्शंस डिफाइन करता हूँ। उसके बाद आप याद नहीं कर रहे हो। अब ना हमारी बैच को चालू हुए लगभग 8-9 महीने, आप लोग लगातार पढ़ रहे हो, उसके बाद अगर आप नहीं कर रहे हो ना अच्छे से, तो यह अच्छी बात नहीं है। फिर वही वाली बात होती है, बाउंड्री में पास भी हो जाओगे तो बाउंड्री में मेरिट आउट हो जाओगे। तो थोड़ा सा सीरियस होके एक सोच के देखिए, पूरे हफ्ते में एक लेक्चर, 6-7 दिन आपके पास पढ़ने के लिए है, और एक दिन में उसको बाइफरकेट करो ना। 25 न्यूज ला रहा हूं, मोटा मोटा राउंड अप कर देते हैं 24 न्यूज। 6 दिन में आप इसको डिवाइड करो, 24 डिवाइड बाय 6 बचा 4, एक दिन में सिर्फ 4 न्यूज पढ़ना है। वो 4 न्यूज भी पढ़ी नहीं जा रही कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसरो का, इससे स्पेशल अब क्या बताओ, बताओ मैं क्या करूं। स्पेस की जब मैं 50 न्यूज पढ़ता हूं, तब जाके एक न्यूज सेलेक्ट करता हूं कि हाँ चल ये इंक्लूड कर लेता हूं। और उसके बाद भी अगर आप छोड़ रहे हो, सोचो नोट्स के अंदर की चीजें आपको नहीं आ रही है, एग्जाम में नोट्स का बाहर भी आने वाला है, फिर कैसे हैंडल होगा? रिकॉल करिए बहुत अच्छे से। बहुत ही सेलेक्टिव न्यूज लाते हैं, और उसके बाद भी अगर आप भूल रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। इसके पहले भी आई थिंक कुछ मिस हुआ था क्या?
आपने कुछ बताया, इसके पहले कुछ पूछा था क्या मैंने? हाँ, कैग, कैग का आर्टिकल याद नहीं है। अरे 1 साल तक हमने सिर्फ पॉलिटी पढ़ा है। पॉलिटी का आपको एक आर्टिकल याद नहीं आ रहा? मैंने कैग के अंदर के तो मैंने कैग के अंदर जाना भी नहीं सोचा कि चलो कैग के अंदर जाते हैं। कैग अपना रेजिग्नेशन हाथ खड़ा करना है, मुंह से नहीं बताना है। कैग अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? एक को पता है? और कोई? कैग को अपॉइंट कौन करता है? हाथ खड़ा करना है। इट इज ओपन टू ऑल, ऑनलाइन वाले। कैग को अपॉइंट कौन करता है? सुपर, सुपर पुअर परफॉर्मेंस। कैग को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, तो वो अपना रेजिग्नेशन देगा प्रेसिडेंट को। जो अपॉइंट करता है वो उसी को। तो कैसे? आप लोग एक काम करिए, नेक्स्ट वाला जो मैं सेशन लूंगा तब तक एक, नेक्स्ट वाले सेशन तक आपको क्या करना है, पूरा पॉलिटी रिकॉल करना है। और ये जो पढ़ाया जा रहा है लास्ट जितने भी सेशंस हुए 2-4 हफ्तों के, वो एक बार रिकॉल करके आइए, अच्छे से करिए। क्वेश्चन नंबर 14, थर्ड एडिशन ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग वॉन बाय। देखो आईपीएल मेल्स का तो बहुत ज्यादा चल ही रहा है, क्रिकेट के ऊपर एक आधा क्वेश्चन स्पोर्ट्स के ऊपर से आएगा। कौन से कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया? हमारा टॉपिक क्या हो गया? स्पोर्ट्स। आपको, आप नोटिस कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन एक कैटेगरी एक टॉपिक से मैं ला रहा हूं। स्पोर्ट्स का अगर अभी चल रहा है, जरूरी नहीं है स्पोर्ट्स से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कोई नहीं जानता। क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उसके बाद टेनिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो मैं टेनिस कभी छोड़ता नहीं, मैं आपको ग्रैंड स्लैम पिछले चारों लिखा के रखा था। हाँ, बैंकिंग वालों का भी फेवरेट टॉपिक आपका ग्रैंड स्लैम होता है, ग्रैंड स्लैम कभी छोड़ के नहीं जाना है। 3 चीजें मैं बता रहा हूं सुपर फेवरेट जो स्पोर्ट्स के ऊपर पूछी जाती है, एक है क्रिकेट, एक है फुटबॉल, एक है ग्रैंड स्लैम। उसमें भी मैं बताऊंगा ग्रैंड स्लैम को सबसे ऊपर रखना। यानी ये कौन सा खेल हो गया? वो टेनिस वाला, पता है ना, रैकेट से जो खेलते हैं। अभी फिलहाल थर्ड एडिशन, इसको WPL कहा जा रहा है। जो मेल्स खेलते हैं उसको IPL कहा जाता है। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग इस साल जीता है मुंबई ने, सेकेंड टाइम। अच्छा, इन लोगों ने यहां लिख के ही रखे थे, सेकेंड टाइटल था इस साल का, लिख लीजिएगा। मुंबई इंडियंस ने इस साल WPL जीता है। रनर अप था दिल्ली। अब एक और चीज बताता हूं दिल्ली से रिलेटेड, एक सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट। WPL का फर्स्ट एडिशन 2023 में खेला गया था, जीता कौन था ये आपका होमवर्क रहेगा। फर्स्ट एडिशन कौन जीता था ये आपका अच्छा हो गया, लॉजिकल होगा ना आपको। मुंबई जीता था, ठीक है। फर्स्ट एडिशन कौन जीता था? मुंबई। और थर्ड एडिशन कौन जीत गया? मुंबई। मतलब बीच का केवल सेकंड बचा हुआ है, RCB। तो वुमेन्स में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बता दिया, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट और थर्ड तो सेम हो गया मुंबई, और सेकंड नंबर पे हो जाएगा RCB, बेंगलुरु, ठीक है। RCB ने, और हाँ 2025 ये तो बेटा जग जाहिर है, ऐसा मान नहीं सकता कि किसी को पता ना हो कि IPL कौन जीता है, ठीक है, RCB। इससे एक चीज बता रहा हूं कैपिटल, दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। फर्स्ट एडिशन का रनर अप दिल्ली, सेकंड का रनर अप दिल्ली, थर्ड का रनर अप दिल्ली। मतलब तीनों साल फाइनल खेली और तीनों साल घनघोर बेइज्जती, तीनों बार बाहर, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि तीनों बार फाइनल्स में जो पहुंचा था वो था दिल्ली कैपिटल्स। डन। एक और होमवर्क, एक और होमवर्क लिख लीजिए, मुंबई इंडियंस की कैप्टन, ठीक है। कैप्टन के ऊपर जो जीता रहा है उसकी विनिंग कैप्टन आपको पता होनी चाहिए। इट इज योर होमवर्क, लिख लीजिएगा। पिछली बार RCB जब जीता था तो उसकी कैप्टन कौन थी? स्मृति मंदना। डन। चलो नेक्स्ट, वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे मनाया जाता है बेटा 30 जून को। कब मनाया जाता है? 30 जून को। एक हो जाएगा 29 जून, 29 जून को हर साल हम नेशनल स्टैटिस्टिकल्स डे या स्टैटिस्टिक्स, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। 23 जून को हर साल हम क्या मनाते हैं? ओलंपिक डे। 21 जून को हर साल हम क्या मनाते हैं? 21 जून बहुत फेमस, अरे नॉर्मल सी बात है, योगा डे। यहां पर आ जाएगा 1 जून को क्या मनाते हैं? मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे। हाँ। 7 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड
फूड सेफ्टी डे। आपको डे के ऊपर कोई एक क्वेश्चन आएगा, कोई कुछ भी हो सकता है वो। 8 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ओशियन डे। आज क्या है? 14th। आज है बेटा वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। ब्लड डोनेशन डे। और आखिरी चीज लिख लीजिएगा 20 को रेफ्यूजी डे। रेफ्यूजी डे, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। हाँ, क्या रेफ्यूजी? रेफ्यूजीज बेटा, अगर कोई देश के लोग हमारे, शरणार्थी हिंदी में कहते हैं। शरणार्थी पता है? कई सारे लोग होता है कि उन, कुछ देश जरूरी नहीं है, कुछ राज्य से भी भग के कोई और राज्य चले जाते हैं। या कई बार आपने देखा होगा हमारे पड़ोसी देश में म्यांमार है, बांग्लादेश है। म्यांमार में 3 से 4 साल पहले रोहिंग्यास, नाम सुने? रोहिंग्यास नाम सुने या नहीं सुने? ये याद रखिएगा, ये आदिवासी कम्युनिटीज हैं। कहाँ रहती थी? म्यांमार में रहते थे। म्यांमार में एक केओस क्रिएट हो गया था। मुझे वो एक्चुअल में वो स्टार्ट कैसे हुआ था नहीं पता, लेकिन क्या हुआ था, कुछ लोग थे रोहिंग्यास के, वो वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करते करते दो कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा हुआ। इनको इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया और इतना ज्यादा इनको प्रताड़ित किया गया कि ये लोग भाग कर बांग्लादेश में आ गए, बिना कोई लॉस पूरे तोड़ दिए। लीगली नहीं, इलीगली ये भाग के, उनको समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है, क्योंकि वहां की आर्मी इनको देखते ही शूट कर देती थी। इनकी बहुत सारी फीमेल्स को मर्द के सामने उनकी वाइफ के रेप कर दिए जाते थे, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये भाग गए। कुछ लोग बांग्लादेश में चले गए, कुछ लोग भारत में आ गए। भारत ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया था हमको अपने देश के ऊपर फोकस करना है, चलो ठीक है आप आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए हमने कैंप्स लगवाया, उनकी हेल्प की और उनको मौका दिया 1 से 2 महीने के अंदर आप कहीं पे भी अपना देख लो कहाँ रहना है, हम आपको नहीं पाल सकते। फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रोहिंग्यास की एक्सेप्ट किया बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने बोला चलो ठीक है, एक बार हमारा एक आइलैंड छोटा सा खाली है, हम आपको रहने के लिए दे देते थे। मेरे ख्याल से उसका नाम था कॉक्स बाजार। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट या समथिंग, कुछ एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है उनका। तो कॉक्स बाजार में रोहिंग्यास को रहने की अनुमति दी गई। अब जब कोई दूसरे देश से लोग भाग के किसी और देश में चले जाते हैं तो उनको कहा जाता है रेफ्यूजीज। ये चीज समझ में आ रहा है? उनको फूड शेल्टर, सामने वाला देश, इसी को हिंदी में क्या कहा जाएगा? शरणार्थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आयुष्मान वय वंदना योजना, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया है दिल्ली ने। दिल्ली की अभी रेखा गुप्ता सीएम बनी थी। रेखा गुप्ता, मैंने आपको पहले भी बता चुका था, ओवरऑल ये दिल्ली की थर्ड फीमेल सीएम है। इसका मतलब है पहली और दूसरी थी। पहली थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज, ये दिल्ली की फर्स्ट फीमेल सीएम है, भूलना मत, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। सेकंड फीमेल सीएम का नाम क्या है? शीला दीक्षित। शीला दीक्षित। और अगर कभी आपसे कोई ने क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए आज तक मुश्किल से 18 फीमेल सीएम बनाई गई है, 18 या 19, टोटल जितनी भी फीमेल सीएम्स भारत की अब तक रही है उसमें लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल सीएम का रिकॉर्ड आज तक शीला दीक्षित का किसी ने तोड़ा नहीं है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल सीएम का आपका आंसर हो जाएगा शीला दीक्षित। अच्छा, योजना में हो क्या रहा है? जितने भी 70
प्लस एज के लोग हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, नाम में ही आयुष्मान वय वय वंदना, यहां पर मैं बताना चाहूंगा जितने भी लोग बूढ़े हैं उनको 10 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज दिया जा रहा है, 10 lakhs तक का हेल्थ कवरेज मिलेगा इस स्कीम के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वहां की सरकार दे रही है कि अगर उनको किसी भी तरीके से कुछ भी होता है मेडिकल एक्सपेंसेस, वो सरकार 10 लाख तक का उनका जिम्मा उठा रहे। अच्छा, अगर मुझे पूछे जाए टॉप 2 टॉपिक्स कौन से हैं करंट अफेयर्स के जो बैंकिंग में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उसमें एक हो जाएगा स्कीम। इसलिए मैं हमेशा स्कीम पिक करके ला रहा हूं। इवन कोई भी एग्जाम ले लो, स्कीम ना ट्रेंडिंग में चल रहा है। इवन एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीजीएल, सीपीओ, सब एनडीए में भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। डिफेंस में मैं वहां पे भी सेशन लेता हूं, लगातार पेपर एनालिसिस करते ही रहता हूं। सीजीएल भी मेरा काम ही है बेटा, सीजीएल में भी भर भर के आपको स्कीम किसका पार्ट है? इकोनॉमिक्स का। तो आपको नॉर्मल सी बात है, आप बैंकिंग में जा रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते ही हो, तो स्कीम आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्कीम के कंटेंट भी पूछ लेता है, जैसे यही पूछ लेगा आयुष्मान वय वंदना योजना दिल्ली ने लॉन्च किया है, बताओ वो स्कीम किसके लिए? यंगस्टर के लिए, फीमेल्स के लिए, बूढ़े लोगों के लिए? समझ में आ रहा? क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाएगा वो, या वो वही डाल देगा क्वेश्चन के अंदर, दोनों चीज डाल देगा कि बताइए आयुष्मान वय वंदना योजना जिसको लॉन्च किया है दिल्ली ने, वो है बूढ़े लोगों के लिए, बताइए हेल्थ कवरेज कितने लाख का है? 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसलिए मल्टी लाइनर के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। अब बहुत दिन के बाद ये रेखा, अच्छा एक मिनट, ये तीसरी नहीं हो सकती। मैंने आपको बोला फर्स्ट कौन थी? सुषमा स्वराज। दूसरी कौन थी? शीला दीक्षित। तीसरी बीच में एक और बनी थी, ये 4th नंबर की है। ठीक है, ये 4th नंबर की है। वो मेरे को अभी मार लेना समथिंग, कुछ मार लेना उनका सरनेम था। ठीक है, मेरे को एक्चुअल उनका फुल नेम याद नहीं आ रहा है, तो ये करेक्ट कर लो। ये 4थे नंबर की फीमेल सीएम है। 3rd नंबर देख लेना, समथिंग मार लेना उनका सरनेम था। ठीक है, इतना हो चुका है। अच्छा, ये फीमेल सीएम बना है और बैक टू बैक 2 फीमेल सीएम, उनका तो 1 साल के अंदर उनका टेन्योर खत्म हो गया। बैक टू बैक 2 फीमेल सीएम बनी है, तो फीमेल्स हाईलाइट हुई है, तो ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, हाँ, सुषमा स्वराज आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। या ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपको पूछ ले जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट फीमेल सीएम बता दो, जो कि 2018 में एक बार पूछा जा चुका है। क्या नाम हो जाएगा? महबूबा मुफ्ती। लिख लीजिएगा, महबूबा मुफ्ती। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इशू अभी पाकिस्तान का हुआ इंडिया के साथ, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड बैकग्राउंड पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बताइए जम्मू कश्मीर का कैपिटल सिटी क्या है? श्रीनगर। कौन से नदी के किनारे पर है? लिख लीजिएगा, झेलम। ये सारी चीज बेटा वैसे आपको ज्योग्राफी में कवर कराई जाएगी। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन वही मैं बता रहा हूं, मेरे प्रिडिक्शंस में हमेशा बोलता हूं वर्क करते हैं। पढ़ाने का तरीका यही है, करंट अफेयर में जो चल रहा है ज्योग्राफी में भी वही पढ़ा दो। करंट अफेयर में जो चल रहा है पॉलिटी में भी बता दो। भाई इस बार इलेक्शंस हुए थे, सुप्रीम कोर्ट की फीमेल जज पहली भारत की मरी थी, तो मैंने पहले ही बोला था सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन आएगा, आया। इस बार मैं बताना चाहूंगा यूपीएससी में 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था लोकपाल के ऊपर। मैंने लोकपाल आपको पढ़ाया नहीं है, लोकपाल के ऊपर देयर इज अगेन अ रीजन। बिना रीजन के कुछ क्वेश्चंस नहीं आते। लोकपाल के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन क्यों पूछा? लोकपाल जबकि पोस्ट बनाई गई थी 2013 में, लास्ट लोकपाल अपॉइंट हुआ था 2 साल पहले, तो बीच में लोकपाल पूछा कैसे? यूपीएससी जब लोग करते हैं ना, तो वो ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं। उनको पता होता है एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, तो वो लोग डीप में वही करते हैं। क्योंकि देखो बेटा, जीके का सिलेबस है पूरा समुद्र वाला। अगर इतना सिलेबस है आप कवर ही नहीं सकते, समुद्र को तैर के कौन पार कर सकता है? लेकिन उसको एक अच्छा टीचर वही होता है, उसको तालाब की तरह वो छोटा कर दे। भले ही कम चीज पढ़नी है, लेकिन उसको ज्यादा पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना? ज्यादा क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे इस बार मैंने अपनी नोट्स फर्स्ट टाइम लोकपाल की पहले ही निकाल चुका था। तो लोकपाल क्यों आया? क्योंकि इस बार ना एक लोकपाल का बिल पास हुआ था जिसमें उसके पोस्ट से रिलेटेड कोई चेंजेस किए गए थे जनवरी या फरवरी के आसपास। तो इस बार के यूपीएससी में मल्टी लाइनर लोकपाल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। वैसे मुझे कोई बताएगा व्हाट इज लोकपाल? पता भी है? लोकपाल एक पद है, ये बनाया गया था, आपको पता होगा, वो धरना पे बैठा था, क्या नाम है अपने, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने ये पोस्ट क्रिएट करवाए थे। इसका मेन मोटो है करप्शन को रोकना। कोई भी इंसान, चाहे वो पीएम क्यों ना हो, प्रेसिडेंट क्यों ना हो, तो अगर आपको पूछा जाएगा उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, क्या वो पीएम को ऊपर बिना कुछ किए डायरेक्ट प्रोब स्टार्ट कर सकता है अपनी सर्च वगैरह? हाँ, एक और चीज, इसका एक ड्रॉबैक था, इसका काम क्या है? करप्शन रोकना। यानी कोई भी इंसान करप्शन में, करप्शन के चार्जेस उसमें अगर लगाए गए हैं, तो लोकपाल आएगा, अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। जब इतनी अच्छी आपने पोस्ट बना चुके हो, जब इतना अच्छा क्लियर विजन है आपका कि भारत को करप्ट फ्री बनाना है, तो इसको पावर्स क्यों नहीं दी गई?
सीबीआई को पावर है सुमोटो, एक वर्ड है, वर्ड ऑफ द डे आप लोगों के लिए। एक वर्ड क्या होता है बेटा? SUO, लिख लो, सुमोटो पावर। सुमोटो पावर का मतलब क्या होता है? ये सीबीआई के हाथ में है, ये सीआईडीज के हाथ में होता है। सुमोटो पावर का मतलब क्या होता है? अगर मुझे कोई चीज पता चली, कुछ फिशी लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, वो बोलता है ना सीआईडी में, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो अगर किसी इंसान को, किसी ऑफिसर को लग रहा है वहां पर कुछ तो गड़बड़ है, तो सुमोटो पावर के तहत क्या है, उसको कंप्लेंट का कोई वेट नहीं करना है, बिना कंप्लेंट रिसीव किए वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हैं। लेकिन यहां पर पोस्ट तो हमने बना दिए, पोस्ट का नाम क्या था? लोकपाल। लोकपाल इतनी अच्छी पोस्ट बनाने के बावजूद हमने उनको सुमोटो पावर्स दिए ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। अगर उसको पता चल रहा है कि पीएम ने घपला किया है, फिर भी वो स्टार्ट नहीं कर सकता। एक और ड्रॉबैक बताता हूं लोकपाल को, जो पावर नहीं मिली। अगर उसको एक लेटर रिसीव होता है कि वहां पर करप्शन चार्जेस, वो करप्शन, बहुत ही करप्ट आदमी है, उसके ऊपर एक प्रोब आप स्टार्ट कीजिए, एक अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कीजिए, वो नहीं कर सकता। जब तक नहीं कर सकता जब तक उसको क्लियर कट ये ना पता चले कि वो आदमी ने, ये किस आदमी ने लेटर लिखा है, यानी एनोनिमस लेटर नहीं चलेंगे। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चीज आपको, उसको पावर से नहीं दी गई है। और लास्ट डिसएडवांटेज बता रहा हूं, थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज, अगर मानो किसी कारणवश उसने एक इन्वेस्टिगेशन पीएम के खिलाफ स्टार्ट कर भी दिया, तो भी वो जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा अगेंस्ट पीएम, उसको वो पब्लिकली रिवील नहीं कर सकता कि वो इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, उसको छुप के करना है। तो मेरे को लगता है ये बस एक नाम भर के लिए हमने क्या किए, एक पोस्ट बना दी, उसको पावर्स कुछ नहीं मिली है। आपको कभी पता भी नहीं चला होगा इतने सालों में कि लोकपाल ने कहीं रेड मारा, लोकपाल ने कहीं किसी को करप्शन में पकड़ा, कोई मंत्री मिनिस्टर को पकड़ा हो, उसको पावर्स ही नहीं मिली। वो उनके अंडर बैठ के चुपचाप काम करता है और कुछ भी कभी हाईलाइट नहीं हुआ। फिलहाल आप लोग याद रखिएगा, इस बार आपके एग्जाम में टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन ही पूछ सकता है। अगर इस बार कभी किसी ने पूछ लिया इंडिया का पहला लोकपाल, तो लिख लीजिएगा पीसी घोष। पीसी घोष ये इंडिया के पहले लोकपाल रह चुके हैं, अब इसको भूलना मत। और इसका फुल फॉर्म कोई प्रियंका चोपड़ा मत लिख लेना, ये पिनाकी चंद्र घोष है। ठीक है बेटा, प्रियंका चोपड़ा को पीसी कहा जाता है। डन। चलिए, बिहार ने इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आपको बस यही लिखना है, बिहार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग बनाकर। और ये पेंटिंग क्रिएट की गई थी 50 गर्ल्स द्वारा। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी? 50 गर्ल्स, जिन्होंने मधुबनी पेंटिंग, आपको क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा? मधुबनी पेंटिंग बताइए किस राज्य में फेमस है? बिहार, या क्या पता इसको फोक पेंटिंग्स कहा जाता है। अलग से टॉपिक भी लिखा के दे रहा हूं। तो आपका आज का होमवर्क है, भारत की थोड़ी बहुत लगभग 10-12 फोक पेंटिंग्स देख के रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एक फोक पेंटिंग आपको पता चल गई, मधुबनी पेंटिंग्स। इसके अलावा बिहार में एक मिथिला पेंटिंग भी बहुत फेमस है। मिथिला पेंटिंग ये केबीसी में भी पूछा जा चुका है। अच्छा, इस बार भी मेरा केबीसी में बेटा अभी लगा हुआ है, अब देखो रैंडमाइजर में इस बार भी मैंने भर दिया था। इस बार भी मेरा टेलीफोनिक राउंड तो हो गया है। 2 क्वेश्चन पूछे थे मुझे और दोनों मैंने सही किए हैं फिलहाल तो, और एक क्वेश्चन तो बहुत टफ था। अब अगेन अगर किस्मत रही तो जाएंगे। मैं आपको बताया था ना इस बार चल रहा है, आप भर दो, बताया था नहीं बताया था? नहीं बताया? वहां तो मैंने सब बॉयज लोगों को बताया। सोचो किस्मत मेरी कितनी अच्छी रही होगी कि पिछले 3 साल में 2 बार मेरा आ गया है। उन्होंने सारी चीजें, अब देखो सारी चीजें मशीन के थ्रू होती है, क्योंकि आंसर तो सब सही दे रहे हैं। वो वहां बुलाते कैसे? अगर इस बार मैं हॉट सीट तक पहुंच गया ना बेटा, बिना 50 लाख लिए नहीं आऊंगा। और 50 लाख का सीधा मतलब आपको पता चला सामने अपनी अकेडमी। चलो ठीक है फिलहाल। अच्छा, अच्छा 50 लाख में सरकार भी बड़ी गंदी है। 50 लाख वो डायरेक्ट देते ही नहीं है, 40%, मोटा सेस वगैरह 37% काट लेंगे। तो मोटा मोटा 40% अगर मान लिया जाए, तो मेरे हाथ में बेटा 30 लाख बचेगा। अब 30 लाख में भी जाने दीजिए, पार्टी वार्टी भी देनी पड़ती है। चलो, ये महाराष्ट्र में याद रखिएगा, महाराष्ट्र की एक फोक पेंटिंग का नाम है वारली। ठीक है, वारली पेंटिंग्स। और कलमकारी पेंटिंग्स आंध्र प्रदेश बहुत फेमस है। चलिए, बाकी आप लोग थोड़ा फोक पेंटिंग्स निकाल लीजिएगा। ठीक है, डन। Next, as per the Times Higher Education Asian University Ranking 2025, the best university of India is, इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी आईआईएससी बेंगलुरु को डिक्लेयर किया गया है। ओवरऑल इसकी रैंकिंग थी 38, पूरे वर्ल्ड में इसका रैंक क्या, पूरे एशिया में इसका रैंक क्या है? 38। एक और चीज मैं बता रहा हूं, ये एनआईआरएफ अलग है। हाँ,
एनआईआरएफ का फुल फॉर्म भी बता रहा हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके अनुसार भारत का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है आईआईटी मद्रास। दो अलग अलग आंसर है, दो अलग अलग उसके सारे मैंने बता दिए। आईआईटी कानपुर न्यूज में चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था। इसने इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट बनाया, आर्टिफिशियल हार्ट। ठीक है। हाँ, काय इसका फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। डन। अगला, ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 में इंडिया ने टोटल मेडल्स कितने जीते हैं? देखो मैं एक और चीज पहले तो बता देता हूं, ये ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स है, विंटर ओलंपिक की बात नहीं हो रही है, दोनों डिफरेंट होता है। ये ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स है। 2025 में भारत ने टोटल मेडल्स जीता है 33। ठीक है, जिसमें 8 गोल्ड है, 18 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज है। तीनों का टोटल देख लीजिएगा, आपका आ जाएगा 33। पूछा जाएगा कि इस बार कहां हुआ था, तो इटली में हुआ था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको बहुत डीप में नहीं लेके गया मैं। अगर ये समर ओलंपिक होता तो पीएचडी करवा देते। एक चीज सिर्फ याद रखिएगा, विंटर ओलंपिक अलग होता है। तो विंटर ओलंपिक की शुरुआत अगर पूछ लिया जाए कभी कि विंटर ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, 1924 से हुई थी। पहला एडिशन कहां हुआ था? फ्रांस में। बस इतना ही याद रखना है विंटर ओलंपिक्स के बारे में। विंटर ओलंपिक की शुरुआत 19, इसको एक और चीज बता रहा हूं क्यों लिखा रहा हूं। इसको ना बेटा 100 साल हुए हैं 2024 में। तो मुझे ऐसा लगता है अगर 100 साल हो ही गया है तो उसका फर्स्ट एडिशन पूछा जा सकता है। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स का। और आपका एक होमवर्क रहेगा जो कि मैंने पहले भी बता चुका है, 2026 अगले साल विंटर ओलंपिक्स कहां होने वाला है। विंटर ओलंपिक्स कभी भी एग्जाम का पार्ट इन जनरल नहीं बनता है, क्योंकि उसको कोई कवरेज करता भी नहीं है कोई भी। आपने देखा होगा ओलंपिक्स जो न्यूज में आप कभी भी देखते हो वो समर ओलंपिक होता है। अगर आपके एग्जाम में उन्होंने मेंशन ही नहीं किया है कि समर ओलंपिक है या विंटर ओलंपिक है, तो आपको कंसीडर करना है वो समर ओलंपिक की बात कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई? हमेशा न्यूज में समर ओलंपिक्स ही आप पढ़ते हो। जैसे 2024 का जो ओलंपिक हुआ था वो कौन सा ओलंपिक था? समर ओलंपिक्स। विंटर ओलंपिक्स कब आके जाएगा किसी को पता नहीं चलता। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ राजस्थान? आंसर हो जाएगा नागौर। वाह वाह वाह, इस बार इन लोगों ने ऐसा कर दिया बेटा, ये सब कुछ डाल के ही ला दिए। नागी बर्ड ये एक फेस्टिवल है बिहार का, खाजुराहो डांस फेस्टिवल है एमपी का, और भारत रंग महोत्सव है महाराष्ट्र का। एक चीज और बता देता हूं, रामायणा फेस्टिवल दिल्ली का है। रामायणा फेस्टिवल कहां मनाया गया? दिल्ली में। इंटरनेशनल गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता महोत्सव हरियाणा में, भूलना नहीं है। और समक्का सरक्का तो हर बार बनाया हूं, समक्का सरक्का ये तेलंगाना में मनाया जाता है। स्टार कर लेना। समक्का सरक्का एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है। एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल समक्का सरक्का। मैं आपको जितने यहां पर फेस्टिवल्स कराता हूं, फेस्टिवल्स हजारों है। समक्का सरक्का, सरक्का बड़े मुश्किल से हम ना घूम फिर के 10-15 फेस्टिवल्स ही पढ़ते हैं। एटलीस्ट उतने याद करो, उसके अलावा थोड़ी बहुत करंट अफेयर की लिस्ट कर लेंगे। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था फ्लेमिंगो फेस्टिवल, कौन बताएगा? फ्लेमिंगो फेस्टिवल, एक बर्ड होते हैं फ्लेमिंगोस। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? आंसर लिख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो फेस्टिवल।
अगर पूछा जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, कहां मनाया जाता है? इट इज नागालैंड। प्रश्न के अंदर ही आंसर था, बिल के अंदर कौन रहता है? नाग, सांप रहता है ना। हॉर्नबिल कहां बेटा? इंटरनेशनल गीता। देखो दो रिलीजियस फेस्टिवल बता दिया, एक गीता एक रामायण। डन। हाँ हाँ बेटा। आंध्र प्रदेश। और मैं बता रहा हूं ये है ट्रेंडिंग के क्वेश्चंस। अगर आप एसएससी और किसी की भी फेस्टिवल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन स्पेशली मैंने जैसे जब भी बताया, बैंकिंग का फेवरेट दो टॉपिक मैंने बता दिया। एक तो आपका क्या था? स्कीम्स। और दूसरा क्या था? अच्छा दूसरा मैंने बताया नहीं। स्कीम के ऊपर भर भर के क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो बुक्स के ऊपर भी आते हैं, ठीक है, आपके बैंकिंग के ऊपर। अब मैं बता रहा हूं एसएससी के सुपर फेवरेट टॉपिक में है एक फेस्टिवल। फेस्टिवल में ऐसी कोई शिफ्ट नहीं होती जिसपे क्वेश्चन ना मिले, ये आता ही आता है। एवरेज मान के चलिए हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन फेस्टिवल्स पे आते हैं, बाकी एग्जाम्स में भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं फेस्टिवल्स कवर कराता हूं। ठीक है। कौन सा राज्य है जिसने रिसेंटली ओबीसी के रिजर्वेशन को, जो पहले 23% दे रहा था, उसको अभी 42% कर दिया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना के बारे में एक और चीज, रेड्डी यहाँ के सीएम हो जाएंगे। मिस्टर रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। और विष्णु शर्मा, नहीं जिष्णु शर्मा यहाँ के गवर्नर, जिष्णु शर्मा यहाँ के कौन हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे। दो चीजें तेलंगाना से याद रखो। तेलंगाना का हमने पुराना एक न्यूज देखा था, वर्ल्ड का फर्स्ट 3D टेम्पल तेलंगाना ने बनाया था। वर्ल्ड का फर्स्ट 3D टेम्पल। केरला ने अभी फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप मारा है, ये भी हमने कर चुका है, दोबारा लिख लीजिएगा। फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किसने मारा है? केरला ने। और यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में अगर पूछा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर। फूड सेफ्टी इंडेक्स यानी सबसे साफ सुथरा खाना आपको भारत में केरला में खाने मिलेगा। वहां बेटा डोसा, केरला का मैसूर डोसा काफी फेमस। डन। चलिए, रिसेंटली किस देश ने देखा था, दैट रिसेंटली कौन से कंट्री ने स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया था? तो मैं बताना चाहूंगा पेरू। हालांकि ये बहुत पुरानी न्यूज थी इमरजेंसी के ऊपर, आपको मैंने पॉलिटी में पढ़ा के रखा है। पॉलिटी में बताइए संविधान में कितनी तरह की इमरजेंसी मेंशन की गई है? तीन। उसका आर्टिकल, आर्टिकल मुझे तीनों बताइए। एक है नेशनल इमरजेंसी, नेशन के अंदर आता है स्टेट इमरजेंसी, और आखिरी में आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब मुझे तीनों के आर्टिकल्स बता सकते हैं? 352, 56, 60। 52, 56 और 60 भूलिएगा नहीं। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक 0 बार लगाई गई है, तो याद रखने का तरीका उसमें 0 आना ही आना है। तो 360, 52, 56, 60 भूलना मत। ये एक इमरजेंसी से रिलेटेड। इमरजेंसी का कोई मुझे बताएगा पार्ट क्या था? पार्ट, इट इज 18। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अच्छा ये न्यूज कब हद से ज्यादा बढ़ गई? पेरू के अंदर उनका एक बहुत फेमस सिंगर था, वो बस में बैठ के जा रहा था, भाई साहब उसकी बस को ही उड़ा दिए, तो वो भी मर गए। तो वहां प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। पेरू कहाँ का कंट्री है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। पेरू का कैपिटल ये अर्जेंटीना के आसपास ही। ठीक है। तो आपको एक और चीज याद रखनी है, ब्राजील के बाजू में। अब पेरू अगर पूछ लिया जाए उसका कैपिटल क्या है, लीमा, आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। कोई भी कंट्री न्यूज में चल रहा है तब आप उसका कैपिटल वगैरह याद कर लिया कीजिए। वेनेजुएला हमने करंट अफेयर में देखा था, ऑफिशियली दुनिया का पहला देश है जो ग्लेशियर फ्री डिक्लेयर कर दिया। वहां एक भी ग्लेशियर नहीं बचा, सब पिघल गए। वर्ल्ड का फर्स्ट ऑफिशियली ग्लेशियर, यहां पर पहले ग्लेशियर्स थे अब नहीं है। ग्लेशियर मतलब बर्फ का टीला पहाड़, तो वो सब पिघल गए बेटा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा? जसप्रीत बुमराह। फिट इंडिया आइकन रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है आयुष्मान खुराना को। और विद्या बालन तो हमने पहले ही कर चुका है, फेडरल बैंक की आपकी ब्रांड एम्बेसडर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा? महेंद्र सिंह धोनी।
डन। सुपर इंपॉर्टेंट। देखो ऐसे मैंने बोला ना, जो भी चीज न्यूज में चलती है हमको पता चल जाता है इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। हाईली चांसेस कि इस बार आपको आपकी एग्जाम में स्टेट लेजिस्लेचर से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है। पंजाब ने एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया है। पंजाब बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया हु रिसेंटली एडॉप्टेड द साइन लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द असेंबली। यानी कि ऐसा होता है, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है पंजाब स्टेट का। उन्होंने सोचा कि स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है बेटा? स्टेट का पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ? स्टेट का अपना खुद का पार्लियामेंट। मतलब अगर वहां कोई बिल पास किया जा रहा है, पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून बनाना। स्टेट लेजिस्लेचर का काम क्या हो जाएगा? कानून बनाना। अगर हम कोई कानून बनाने के लिए बिल पास करना पड़ेगा, बिल पास कर रहे हैं तो बहुत ही रेयर चांस होता है, लेकिन होता है ना, कई सारे लोग वहां डम्ब होते हैं, डेफ होते हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, अगर कोई है जो समझ नहीं पाता, सुन नहीं सकता, तो उनके लिए साइन लैंग्वेज भी यूज की जाएगी। तो वहां एक साइन का एक ट्रांसलेटर होगा, वो उनको बताएगा कि भाई चल क्या रहा है, तो उसके हिसाब से वो सारी चीज चालू करेंगे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है? पंजाब के द्वारा। तो स्टेट लेजिस्लेचर न्यूज कहीं ना कहीं न्यूज में आया है, और काफी स्ट्रांगली और काफी अच्छा ज्यादा ये न्यूज में रहा है। स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर एक छोटी सी चीज देख लेते हैं। पहले तो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर कितने हाउस होते हैं? दो। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। सेम तरीके से पार्लियामेंट का स्टेट लेवल में नेम हो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर। यहां पे भी दो हाउस होते हैं। लोकसभा का नाम यहां पर हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा का नाम यहां हो जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको हिंदी में कहा जाता है विधानसभा, इसको हिंदी में कहा जाता है विधान परिषद। मैं हमेशा ये कंपेयर इसलिए कराता हूं क्योंकि ऊपर अगर लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस, तो नीचे में ये हो गया लोअर हाउस। ये चीज समझ में आ रही है? राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस, तो एलसी को कहा जाएगा अपर हाउस। ये चीज समझ में आ रही है? लोकसभा का मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर इज 25, इसका 25, इसका 30, इसका 30। लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकता है? 550। इसका क्या हो सकता है? ये यहां पर चेंज होता है 500। तो ऐसे में लोग फंस जाते हैं। तो आपको, मुझे लग रहा है, ऐसे सब क्वेश्चन आएगा कि बताइए लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकता है किसी भी स्टेट में? क्या हो सकता है? इट इज 500। अब तक तो हमने 500 रखा है। और अगर मैं थोड़ा टफ एक बता रहा हूं, टफ क्वेश्चन क्या हो सकता है एलसी के बारे में? बताइए लेजिस्लेटिव काउंसिल का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकता है? आंसर हो जाएगा 1/6। 1/6 किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली का। यानी कि अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल 100 सीट है, इसका सीधा मतलब हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैक्सिमम सीट क्या हुई? 17। यानी 1/6 का मतलब क्या? 16.66%। इतना तो मैथ्स बेटा आता होगा, है ना? हाँ, तो ये अब समझ जाना, समझ में आ गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगा? 1/6 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सारी चीजें स्टेट लेजिस्लेचर आई थिंक हमने किया नहीं है कवर, है ना? कवर किया है? अच्छा, तो यहां पर नए लोग भी बैठे हैं। कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा लगा? नई चीज समझ में आया? समझ में आया आपको? पक्का? पूछ लूं मैं? नहीं, ठीक। समझ में आया तो समझ में आया, चलो हो गया। टेंशन नहीं लेना है किसी को इतना ज्यादा, नहीं तो ज्यादा तो नहीं लग रहा ना बेटा? आप लोग ऐसे शांत कैसे हो? ज्यादा हो रहा है? एक काम करेंगे, अगली बार से थोड़ा कम पढ़ाऊंगा क्या? टेंशन नहीं लेना है ना? चलो, ये आज की लास्ट न्यूज है। पर्पल फेस्टिवल 2025। देखो यहां पर पर्पल फेस्टिवल की बात की जा रही है 2025। अगर 24 होता तो आंसर है गोवा। 2024 में कहां मनाया गया था? गोवा। चलिए, ये एक लास्ट वाला आपका होमवर्क रहेगा। पर्पल फेस्टिवल देख लीजिएगा 2025 में कहां मनाया गया है। ठीक है। इसी के साथ बेटा आपका न्यूज यहां पर खत्म होता है। एक और चीज बताना चाहूंगा, आपका मेरे ख्याल से सितंबर के आसपास सीपीओ आ रहा है। मैंने पहले ही बोला था, पीछे हटना नहीं है, सीपीओ की इस बार एग्जाम भर देना। सारे लोग, जो लोग बैंकिंग वैंकिंग कर रहे हैं, सब लोग। आपको उसमें ऐसा ये सब जीके नहीं भी आया तो भी चल जाएगा। आपकी बैंकिंग की आदत है, आपका मैथ्स स्ट्रांग है, आपका रीजनिंग स्ट्रांग है, आपको इंग्लिश तो करना ही पड़ता है बैंक की एग्जाम पास करने के लिए। तो वो तीनों चीज मिला के 150 क्वेश्चन हो जाता है। और 150 क्वेश्चन में भी आप हैंडल कर लोगे। गर्ल्स का कट ऑफ जनरली 90 का होता है।
अब इसमें जीके आएगा, मान लेते हैं यार 50 में पूरा थोड़ी छोड़ोगे, अगर जीके में वर्स्ट परफॉर्म भी किया तो 15 से 20 मार्क तो ले लोगे। 15-20 मार्क भी लिया, थोड़ा थोड़ा भी याद अगर किया, तो आपको बेटा ये 150 में केवल 70 लेना है। इसका समझ में आ गया। और आप रीजनिंग में ही, रीजनिंग भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस और एकदम एकदम टफ नहीं होता। रीजनिंग में बिना पढ़े मैं जाता था 41 42 कर लेता था। आप लोग लगातार कर रहे हो, सारी चीज कर रहे हो, मुझे लगता है 40 पार हर कोई कर लेगा। अब अगर आपने एवरेज एवरेज, और आपको वहां ना कोई टाइम बाउंड भी नहीं है। बैंकिंग वालों के लिए बहुत ज्यादा आसान होनी चाहिए ये एग्जाम, क्योंकि आपको आदत है बैंकिंग में हर चीज 20 मिनट में करने की, तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी रहती है। एसएससी वालों की नहीं रहती। जो एसएससी कर रहे हैं ना, उनको मैथ्स की बिल्कुल आदत नहीं होती, आपको आदत है 20 मिनट में आप सॉल्व करते हो अपना पूरा मैथ्स का पेपर। वहां पर बेटा 2 घंटा है, 15 मिनट में इंग्लिश सॉल्व हो जाता है, 15 मिनट में आपका क्या सॉल्व हो जाता है, जीके। मतलब आपके पास 1.5 घंटा है, और 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन है, पूरा का पूरा मैदान आपका। तो वहां काफी इजी होता है, एसएससी सीपीओ वगैरह निकल जाएगा। और सीपीओ में बताता हूं निकालना आसान क्यों हो जाता है, एज कंपेयर टू सीजीएल। वहां पर ना कंपटीशन थोड़ा कम होता है, और लेवल वैसा ही, मैं तो बोलूंगा सीजीएल से थोड़ा कम ही लेवल होता है। बस वहां पर पैटर्न पूछने के थोड़े चेंजेस होते हैं, वहां पर पैटर्न बदल जाता है, आपको कहीं ना कहीं ग्रामर बहुत अच्छे से करना है। सीजीएल और सीपीओ में मेरे को अगर इंग्लिश में डिफरेंस बताने दिया जाए कि क्या सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, तो वो है वोकेबलरी। सीजीएल फोकस करता है वोकेबलरी पे, 50% पेपर केवल वोकेबलरी पे आ जाता है। यानी 25 क्वेश्चन होते हैं सीजीएल में, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपको किस में मिल जाएगा, सिर्फ वोकेबलरी। अब वोकेबलरी में क्या मैं गिन रहा हूं, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स एंड फ्रेजेस और स्पेलिंग एरर। एवरेज एवरेज हर सेक्शन से दो दो भी पूछा तो कितने हो गए, 12। तो यही है। और सीपीओ ऐसा नहीं है, सीपीओ में अगर किसी को वोकेबलरी रट्टा मारते ही नहीं आता, तो उनके लिए और अच्छा चीज हो गया कि आपको भाई यहाँ पर पेयर में पूछे जाते हैं, सीधा 5 क्लोज टेस्ट दे देगा, 5 क्वेश्चन का एक आपको पैसेज दे देगा, 5 क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दे देगा, 5 क्वेश्चन आपको वहां पर एक्टिव पैसिव वॉइस दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स 5 आ जाएंगे। रिमेनिंग में आपको 5-5 करके सिनोनिम एंटोनिम भी पूछ लेते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पेपर इजी होता है, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ एक बार मॉक टेस्ट सॉल्व करके देखो, पेपर पास हो जाएगा। और इतना जब हम डिटेल में पढ़ ही रहे हैं, इतना डिटेल में मैं अगर आपको करंट अफेयर पढ़ा ही रहा हूं, आदत होती जा रही है, चीजें समझती जा रही है, आपको सिर्फ जज जाना है और दे के आना है। समझ में आ रहा है ना? एम आई क्लियर? ये सर एकदम बेटा, आप लोगों की आवाज किधर जाती है वहां पर, ऐसे अगर कोई आवाज निकाला ना, अच्छा मेरी शायद आदत हो गई है सुनने की, वहां अगर हम लोग कुछ अगर बोलते हैं तो एकदम, अगर उनको नींद भी आ रही है तो आवाज जोर के निकालना पड़ता है, नहीं तो हो गया 100 बार बोलो, फिर वहां 100 बार बोलते हैं यस सर यस सर यस सर, अरे चलते रहता है। तो चलो ठीक है, आज हमने ये सारा चीज कर लिया है, आपका बेटा क्लास आज यहीं तक रहेगा। अगर कोई डाउट रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल बिल्कुल नहीं रहूंगा अभी, लेकिन अगली बार आऊंगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। आपका दिन अच्छा हो, धन्यवाद। अब